Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम सीटेट सॉल्व पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। ये 1 to 5 है, सॉल्व पेपर 1 to 5 का है और इसमें हम लोग आज 31 दिसंबर 2021, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, 31 दिसंबर 2021 का सॉल्व पेपर देखेंगे। और जैसा कि जानते हैं 150 प्रश्न होता है, 5 भाग होता है, सब में 30-30 प्रश्न होते हैं। तो आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 का प्रश्न देखेंगे, सॉल्व पेपर सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 to 5 का जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। और ये बता देना चाहूँगा मैं कि ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो है फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेकर 75 प्रश्नों को लेते हैं और सेकेंड पार्ट फिर जो इसका होगा उसमें 76 से लेकर 150 तक प्रश्न होंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, वहाँ पर सीटेट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सीटेट हल प्रश्न पत्र, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आरंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से 31 दिसंबर 2021 का पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं हम लोग, भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो फर्स्ट प्रश्न है है ना, बच्चों के, एक नंबर देखिए, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो आप देख पा रहे होंगे, एक का ऑप्शन नंबर 3 है। तो बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बच्चों के विकास के संबंध में यह कथन सही है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ में से प्रभावित होता है। बच्चों का जो विकास है वह उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यही कथन सही है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है, तो यह है एक धागे में मोती पिरोना। ऑप्शन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, एक धागे में मोती पिरोना, यह जो है तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है एक धागे में मोती पिरोना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। कौन सी प्रवृत्ति या कौन सा गुण है जो पूर्णतः, है ना, पूर्णतः आनुवंशिक है। तो पूर्णतः आनुवंशिक जो है वह है ऑप्शन ए, देख पा रहे होंगे, केवल आंखों का रंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति, है ना, या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है, तो आंखों का रंग जो है इस ऑप्शन के अनुसार यह पूर्णतः आनुवंशिक है, क्योंकि बुद्धि जो है यह पूर्णतः आनुवंशिक नहीं है, नैतिक विकास पूर्णतः आनुवंशिक नहीं है और सामाजिक कौशल भी पूर्णतः आनुवंशिक नहीं है, लेकिन आंखों का रंग यह पूर्णतः आनुवंशिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है ना। क्या बोला, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय, है ना, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, लॉरेंस कोल्हबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कह रहा है, लॉरेंस कोल्हबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ये है पारंपरिक स्तर पर, है ना, पारंपरिक स्तर पर, ये पारंपरिक स्तर पर अभिविन्यास है। तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम इसको दोबारा दिखा रहे हैं आपको। ये है कि लॉरेंस कोल्हबर्ग के अनुसार, है ना, लॉरेंस कोल्हबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो यह है पारंपरिक स्तर पर। क्या होगा इसका आंसर, पारंपरिक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना
क्या कहलाएगा? प्रश्न कह रहा है सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा समायोजन। ये क्या कहलाएगा? तो समायोजन कहलाएगा। चलिए 7 देखते हैं। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है ना। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। तो क्या बनेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो यह है अन्योन्य शिक्षण। इसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य शिक्षण। अन्योन्य शिक्षण में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या है? अन्योन्य शिक्षण। चलिए 9 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो ये है अनुदेशनात्मक पाठ। अनुदेशनात्मक पाठ जो है ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने तकनीक सुझाई। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी तकनीक सुझाई? तो उन्होंने अनुदेशात्मक पाठ की जो है यह तकनीक सुझाई। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यह प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो है सही कथन है। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही कथन क्या है? कि विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, समस्या के समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, कोई व्यक्ति है उसकी मनोदशा, उसके स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता, है ना। अगर कोई हावर्ड गार्डनर के अनुसार अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो उसकी मनोदशा, उसके स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की जो योग्यता होगी उस व्यक्ति को, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की की तरह न रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। लड़की की तरह न रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब कि कह रहा है कौन सा कथन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें हम आंसर को पढ़ेंगे, जो ऐसे आंसर को जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ये गलत है ना। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, ये गलत है। तो सही क्या है? मतलब सही कहने का मतलब है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही क्या है? तो सही 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है। कह रहा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, अध्यापन
अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, यह जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में यह सही है कि यह विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, राइट है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में यह सही है कि पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाता। ये जो पारंपरिक तौर पर पेपर कलम परीक्षा है, यह विद्यार्थी की सभी विशेषताओं को, है ना, उसकी टोटल क्वालिटी को, है ना, और उसकी टोटल योग्यता को, टोटल इफिशियंसी को, उसकी क्षमता को का आकलन नहीं कर पाता। तो ये तीनों सही है और ये गलत है। चलिए 14 को देखते हैं। कथन दिया गया है ए और यहाँ पर तर्क दिया गया है, तो दोनों को देखना है। कथन ए कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। क्या कह रहा है कथन? कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। अब तर्क है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। क्या तर्क दे रहा है? कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो अब इसका राइट आंसर है ए सही लेकिन आर गलत। मतलब ए सही, मतलब कथन सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 3 है। देखिए, अब एक कथन तो सही है लेकिन इसका रीजन गलत है। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए, ये एकदम सही है ना। लेकिन इसका रीजन जो दिया है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, ये गलत है, ये सही है। चलिए ठीक है, 15 को देखते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आहपीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु प्रयोग की गई यह योजना क्या कहलाती है? मतलब कि विद्यार्थी को इंद्रधनुष के रंग का जो क्रम याद हो जाए, इसके लिए प्रियंका जो है वह बैनी आहपीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु प्रयोग की गई यह योजना क्या कहलाती है? यह कहलाती है स्मरणोपकारी, है ना। स्मरणोपकारी, ये जो है स्मरणोपकारी का मतलब है कि स्मरण रखने योग्य जो ट्रिक लगाया कि बैनी आहपी नाला, इससे हम सातों रंगों, इंद्रधनुष के सातों रंगों के क्रम को याद रख सकते हैं। तो यह जो योजना कहलाई, ये क्या कहलाई? स्मरण करने की हेतु जो योजना प्रयोग की गई, यह क्या कहलाई? यह स्मरणोपकारी कहलाई। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई, यह जो है मिलान सही है। लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई, यह युग्म जो है सही है। 17 को देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए 17 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी, है ना। ए और बी, मतलब कि ये जो ए है और जो बी है, ये आंसर सही है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, और बी है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। तो इस दोनों को देखते हैं हम लोग, ए और बी, और एक बार प्रश्न को भी देख लेते हैं क्या है 17 नंबर में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, और राइट है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, ये तो सही बात है। जिस तरह से जिस व्यक्ति की जिस तरह की ये है, उसके अनुसार उसको एजुकेशन देनी चाहिए। चलिए ठीक है, 18 को देखते हैं हम लोग, क्या है 18 नंबर में। प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है ना। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको, है ना, एक अध्यापिका के तौर पर आपको
अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, है ना। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारारूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में 19 देखिए, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र को पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। ये बहुत समावेशी शिक्षा से ये जो है प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। चलिए 20 देखते हैं। 20 नंबर, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, हाँ देखिए, एक है पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ऑप्शन बी है बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है ना। और ऑप्शन सी है कि चॉक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है। तो ये जो है उस बच्चे की दृष्टि बाधिता, है ना, दृष्टि बाधिता की परिस्थिति की ओर जो है यह संकेत करती है, क्योंकि एक बच्चा है जो पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, या बार बार आंख झपकाता है और आंख बंद करता है, या उसकी आंख में लालिमा होती है। तो यह जो है दृष्टि बाधिता का जो है कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए 21 को देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये प्रावधान नहीं है। बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड के प्रयोग करने चाहिए। यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान नहीं सुझाया गया है, ये प्रावधान नहीं सुझाया गया है। तो फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सुझाया गया, इस नहीं को काट देते हैं, मतलब कौन सा प्रावधान सुझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सुझाया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। 2 भी सुझाया गया है, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। और तीसरा है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देने चाहिए, है ना, और तार्किक निर्णय करने और नवाचारित को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है ये सब प्रावधान सुझाया गया है। चलिए 22 को देखते हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की ओर बढ़े। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की ओर बढ़े। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, 3 नंबर, है ना। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से, है ना, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त और स्थानीय या स्थानीय से वैश्विक की ओर बढ़े। एक अध्यापक 23 को देखते हैं। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थी को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो ये है न्यूनतावादी सिद्धांत। क्या है?
न्यूनतावादी सिद्धांत। एक बार इसको फिर से देखते हैं। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसमें न्यूनतावाद यह जो है सिद्धांत निहित है। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यायात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? यह है बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। तो ये राइट आंसर है 24 का, है ना। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यायात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ये है बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। 25 को देखते हैं हम लोग। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि ये है उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। बी है विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है किंतु बी सही है। तो ए गलत है किंतु बी सही है। अब हम लोग इसका यहाँ से देखते हैं कि ए सही है और बी गलत है। क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। ये सही है और ये गलत है। चलिए 26 को देखते हैं हम लोग। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है। तो ये प्रतिकूल शिक्षा के संदर्भ में प्रतिकूल स्तर पर है। क्या कहा गया? देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि 26 देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी वातावरणगामी, है ना, क्या है? प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है। तो ये शिक्षा के पहुंच के संदर्भ में प्रतिकूल स्तर पर है। किस पर है? प्रतिकूल स्तर पर है। कौन कौन? लड़कियां और दिव्यांग बालक। चलिए 27 को देखते हैं। कथन ए है विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। क्या बोला? विद्यालय में अधिगम, है ना, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। तर्क बी कह रहा है विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रतियों की समझ होती है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है यह ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 है। ए और बी दोनों गलत है। मतलब कि यह जो कथन ए है ये भी गलत है, कथन बी है ये भी गलत है। क्या गलत है? देखिए, कथन ए कहता है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। और बी कह रहा है कि विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रतियों की समझ होती है। तो ये भी गलत है। दोनों ही कथन और रीजन दोनों ही गलत है। चलिए 28 को देखते हैं। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह जो है आंसर होगा इसका, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है।
देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप समझिएगा तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह इसका आंसर राइट है कि छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम और सहायपन की ओर धकेलता है। राइट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं 29 प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना। विद्यार्थियों में योग्यता की किसकी? विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना, है ना। ये योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां दर्शाती है बच्चों के चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप अलग है। क्या कह रहा है? बच्चों की चिंतन प्रक्रिया है जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है ना। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां दर्शाती है कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया, है ना, जो वयस्कों के गुणात्मक रूप से अलग है। चलिए अब मैथ आ गया। तो मैथ में देखिए, मैथ में चूंकि क्या है, अगर सारा प्रश्न बताएंगे तो ये जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो है मैथ पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, फिर भी पढ़ते जाते हैं आपको, ताकि ये अंदाज चले कि प्रश्न पूछता कैसा है। रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध ₹45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह ₹50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपये कमाए होंगे? निकाल लीजिएगा अब इसको। चलिए, जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति में ₹500 का उधार लेता है और कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन ₹11 उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 रुपया देने में ₹600 चुकाया। दोनों की उधार 55 दिन के बाद खत्म हो गई। किसने ज़्यादा राशि चुकाई, किसने कम? ये सब आप देख लीजिएगा। हम मैथ वाला जो प्रश्न है उसमें से, जो कि मैथ और शिक्षण शास्त्र से संबंधित होगा, है ना, ये जो गणित है, इसमें हम लोग जो भी उससे होगा संबंधित उसको हम लोग देखते जाएंगे। चलिए 34। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। तो उनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? ये 48 है। चलिए, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से तो विभाजित हो जाती लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। मैं कौन हूँ? देखिए ये सब सवाल आप बनाइए और उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए। हम सवाल पढ़ देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह का सवाल रहता है। इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा? इस भिन्न को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन ये नहीं है कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। ये तो भाई सरासर गलत बात है। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग कैसे हो जाएंगे? नहीं, लेकिन सभी वर्ग हैं जो समचतुर्भुज होते हैं, है ना। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? देखिए ऑप्शन से, ये आप हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट मारिएगा। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? ये तो निकाल सकते हैं आप, 4 गुना हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना,
या 6 इंटू ए स्क्वायर, इस पर आप बैठाएंगे इसको। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो पहले 6 गुना 5 का स्क्वायर कर निकालिएगा। इससे जो है फिर घन की भुजा को 2 गुनी 10 करके निकालिएगा और देखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होता है, तो 4 गुना हो जाए। किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा के क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर है। ये तो आसान सवाल है, आप निकाल ही लीजिएगा इसको। चलिए, नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 बजे समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में लगने वाला समय, ये सब आप निकालिएगा। चलिए, कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को AKZBJ से प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्दों का सही विपरीतार्थक है? तो ये है VGH। ये जो है आपका कोडिंग का सवाल है, देख लीजिएगा, रीजनिंग टाइप से है। अथीरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, 250 ग्राम नमक और 1 माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। यहाँ कीमत सूची दिया गया है। यदि उसके पास 45 रुपये 50 पैसा हो तो उसे सभी वस्तुएं खरीदने के लिए 1.5 जोड़ने होंगे। अच्छा, तो ये सब सवाल है, आप एक बार देख लेंगे सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? देखिए, यही सब प्रश्नों के लिए हम मैथ को ले रहे हैं कि उसमें बीच में ऐसा सब प्रश्न रहता है, लेकिन हाँ, जो कैलकुलेशन है जिसमें बनाना है लेंदी है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, उसको भी हम पढ़ देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ऐसा प्रश्न रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम है? नियम नहीं है। तो यह जो है उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम, उत्क्रमणीयता, है ना, उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम, यह डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो बाकी जो डीन्स के सिद्धांत का नियम है उसको हम पढ़ देते हैं, इसको हम ढक दिए, बाकी आप देख लीजिए। रचनात्मक नियम, यह डीन्स के सिद्धांत का नियम है। गतिक नियम, यह भी डीन्स के सिद्धांत का नियम है। और गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, यह भी डीन्स के सिद्धांत का नियम है। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन, है ना, क्रम और पदानुक्रम समावेशन। क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन। चलिए 48 को देखते हैं। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। तो इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, है ना। तो बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? वो ये है कि पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्या में अति सामान्यीकरण। ये सब प्रश्न अच्छा है। वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? कह रहा है कि वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? यह है निपुण भारत। ऑप्शन नंबर 3 है। कौन होगा? निपुण भारत, है ना। क्या होगा? निपुण भारत। तो ये जो प्रश्न था ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अभी जो हम लोगों ने देखा 48 को, अब 49 को देखते हैं हम लोग।
वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? ये है निपुण भारत, है ना, निपुण भारत। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे देखते हैं 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? तो वो सत्य है समकक्षी मूल्यांकन के लिए ऑप्शन नंबर 1, इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। क्या कहा? कि इनमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। ये बड़ा प्रश्न है, देख लीजिएगा। आगमनात्मक विधि, ठीक है। 52 को देखते हैं। नेहा घटा की एक समस्या। अच्छा, ये सब प्रश्न है। अच्छा, एक बार हम इसको देख लेते हैं, 52 को देख लेते हैं क्या है इसमें। नेहा, है ना, घटा की समस्या। नेहा घटा की एक समस्या 673 257 को हल कर रही है। वह कहती है कि 257 जमा 100 होगा 357, 457, 557, 657, इसलिए 257 जमा 400 हुआ 657, अब 657 जमा 10 हुआ, इसलिए इतना 657 जमा 20 हुआ तथा इतना से 4 कम है, इसलिए इतना नेहा द्वारा अपनाई गई रणनीति के लिए इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका आंसर है, यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग और व्यवकलन की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? तो यह है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। ये जो है रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो वो है एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं, है ना। कह रहा है कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के बच्चों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और अंकों के गुणन के विभिन्न आयाम खोज रहे हैं। गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? तो गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से अभिष्ट लक्षण है, प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हैले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? तो वैन हैले के अनुसार ये जो है दृश्यीकरण चरण पर है। किस पर है? दृश्यीकरण चरण पर है। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हैले के ज्यामितिक तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? तो वैन हैले की ज्यामितिक तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? वे दृश्यीकरण चरण पर हैं। दृश्यीकरण चरण पर हैं। 57 देखिए प्रश्न है। चलिए 58 हो गया। 59 को देखते हैं। ये सब प्रश्न आप 59 देखिए। कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न। कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। कौन सी दो संख्याओं के विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार का जो प्रश्न है ये मुक्त सिरे होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? ये दर्शाता है गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय है ना पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के
कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? तो गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। चलिए अब है पर्यावरण अध्ययन, तीसरा भाग है पर्यावरण अध्ययन। इसको ईवीएस को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न 61 में है, साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो है जड़। कौन है? जड़। तो साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले भाग को जो अंकुरित होता है वह क्या कहलाता है? जड़। चलिए 62, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो ये आता है नीला काला। कौन सा आता है? नीला काला, है ना। मांड की उपस्थिति में, है ना, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो नीला काला रंग आता है। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग जो है यह विटामिन B1 की कमी से, है ना, विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी या विटामिन B1 की कमी से होता है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। पटसन का जो रेशा है, पटसन का जो पटुआ का जो रेशा है वह पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यह तना से प्राप्त होता है। तना से छीलकर लंबा लंबा वो रेशा निकाला जाता है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू जो है ये जड़ नहीं है, आलू तना है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है। तो कौन सा जड़ है? मूली जड़ है, टेपियोका जड़ है और शकरकंदी भी जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो अमरबेल जो है यह परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा मतलब ऐसा पौधा जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करता है जीने के लिए, तो वह हो गया परजीवी। तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो अमरबेल जो होता है यह एक परजीवी पौधा है। निम्न में से कौन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? निम्न में से कौन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? यह है आम। निम्न में से किन पौधों के बीज, देखिए थोड़ा सा पढ़ने में गलती कितना बड़ा अंतर ला देता है। निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो यह है आम के बीज। आम के बीज जो हैं ये, है ना, ये पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। 68, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो बीज पत्ती को बीज पत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो बीज पत्ती को बीज पत्र कहते हैं। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? यह है तुलसी के पौधे में, है ना। तुलसी के पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले, है ना, नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है तुलसी के पौधों में। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? सिरा विन्यास। बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जीवाश्म ईंधन जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसके अंदर कोयला भी आता है आपका। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति कहते हैं। पौधों की ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति कहते हैं, ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों के ऊपरी भागों से में वाष्प का रूप में जल की क्षति कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। हिमालय में एप्पल, है ना, हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? इसे स्थानिक समूह में रखे गए। किसमें? स्थानिक समूह में। कह रहा है हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? इसे स्थानिक, इसे किसमें?
तो इसे स्थानिक समूह में रखे गए। 75 लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 75 को देख रहे हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ऑप्शन देखिएगा तो बुध है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो बुध जो है ये हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह है। तो आज हम लोगों ने जो है 75 प्रश्नों को देखा, और इसके बाद जो है अगली वीडियो जो पार्ट 2 आएगी 76 से 150, 76 से 150 प्रश्नों को पार्ट 2 में देखेंगे। और आज जो हमने देखा यह था आपका ये दिसंबर में पूछा गया प्रश्न जो हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। चलिए तो फिर इसका जो आज वाला प्रश्न है 31 दिसंबर 2021 का है ना, 31 दिसंबर 2021 के 75 प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में रखा है। फिर पार्ट 2 में 76 से 150 तक प्रश्न आपको मिलेगा। पार्ट 2 को भी देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा। उसमें हम गद्यांश वगैरह जो पैसेज है सबको पढ़ते हैं और सबका आंसर भी लेते हैं, ताकि जो देखने वाले हैं उनको सब कुछ अच्छे से डिटेल से मालूम हो जाए, ताकि समझ में आए कि एग्जामिनेशन कैसी होती है। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते, जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि ये कैसा लगता है। बहुत मेहनत लगता है, बहुत बोलना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।